भारत का। आधुनिक भारत हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज के बुक से स्टार्ट करेंगे। यह बिहार के विशेष संदर्भ सहित इसमें दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं आंसर को भी दिया गया है, साथ ही सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को दिया गया है। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से। सबसे पहली कंपनी एस्टाडो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी थी जो 1505 में बनी थी। दूसरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में बनी, परंतु 1600 में अधिकार पर महारानी के द्वारा दिया गया था। तीसरी कंपनी थी वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1602 में बनी थी। चौथी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 में बनी। पांचवी कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल जो 1664 में बनी थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी थी। ये एक चार्ट था, इसके बाद इसके डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पुर्तगालियों के आगमन से। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी, आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट के कप का डाबू जगह है, वहां पे वास्को डी गामा पहुंचते हैं। वहां के तत्कालीन शासक जमोरिन रहते हैं जो कि एक हिंदू शासक थे। उन्होंने इनका स्वागत किया। भारत में द्वितीय पुर्तगाली आगमन पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में होता है जो 1500 ईस्वी में आते हैं। पुर्तगाली का व्यापारिक घटनाक्रम 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी जो कि कहाँ करी थी, कोचीन में करी थी। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया। यानी पुर्तगाल की तरफ से भारत में प्रथम गवर्नर कौन आया, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया जो 1505 से लेकर 1509 तक भारत में गवर्नर के रूप में रहा था। और ये एक पॉलिसी चलाया था जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की एवं मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया था। 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो कि 1509 से लेकर 1515 तक वायसराय भारत में रहा था, यानी पुर्तगाल की तरफ से दूसरा गवर्नर रहा था। यह 1510 में गोवा को जीतता है। गोवा बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा को जीत लेता है। इसी गोवा को 1530 में एक और गवर्नर आते हैं निनो दी कुन्ना जो 1529 से 38 तक रहे थे, जो कि पुर्तगालियों के गोवा को अपना राजधानी बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्टेज आर्मेड काफिला व्यवस्था किससे संबंधित था, तो कार्टेज आर्मेड काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों से संबंधित था जो कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण के लिए था, खास करके हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात ही हुआ है। तंबाकू की खेती का श्रेय, जहाज निर्माण का श्रेय और प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसको दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो कि गोवा में बनाया गया था 1556 में। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना होती है। एक मार्टिन डिसूजा के साथ, एक पुर्तगाली गवर्नर है मार्टिन डिसूजा, जिनके साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे 1542 ईस्वी में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था। जबकि गोवा, दमन और दीव पर यानी फाइनली 1961 तक पुर्तगाल भारत में रहा है। गोवा, दमन और दीव पर इसका अंत तक अधिकार था। 1961 में ये सभी भारत सरकार को सौंप दिया। दूसरी यूरोपीय का आगमन होता है भारत में डच का। डच भारत आने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये 1595 में आता है, परंतु मुख्य रूप से 1605 से ये भारत में व्यापार स्टार्ट करता है। 1602 में विभिन्न डच कंपनी को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। डच संसद के द्वारा कंपनी को युद्ध करने, संधियां करने, इलाके जीतने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया था। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री तथा दूसरी डच फैक्ट्री को निजामपट्टनम में स्थापित किया। यानी 1605 में डच का प्रथम फैक्ट्री कहाँ बना था, मसूलीपट्टनम में, जबकि पुर्तगाली का कहाँ बना था, 1503 में कोचीन में। 1610 में डचों ने चंदगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की।
1610 में डच ने चंदगिरी के राजा के साथ समझौता किया और पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। डच अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? पुलिकट में बनाया और यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1627 में हुई। कहाँ हुई थी? तो पिपली में हुई थी। वहीं बंगाल में हुगली के निकट चिनसूरा का किला, जिसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह डच का किला था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है गुस्तावुस फोर्ट किससे संबंधित है? तो डच से संबंधित है और यह 1653 में बनाया था। बाद में 1690 में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टम को मुख्यालय बनाया गया था। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्री के जो प्रमुख होते थे उसे फैक्टर कहा जाता था। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज और डच के बीच ये युद्ध होता है। डच पराजित हो जाता है और इस तरह से उसे भारत से बाहर जाना पड़ता है। डच व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? कार्टेल पद्धति पर आधारित थी, जिसको सहकारिता कहा गया है, जबकि पुर्तगाली का कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था था। इसके बाद भारत में अंग्रेज का आगमन होता है। अंग्रेज द्वारा 1599 में गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का स्थापना किया जाता है 1599 में, परंतु महारानी द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर के द्वारा 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। यही कंपनी जो है वो 1833 में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम है। 1608 में ये एक कैप्टन हॉकिंस को, अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में, अकबर के नाम पत्र लेकर के अकबर के दरबार में भेजते हैं, परंतु अकबर की मृत्यु हो गई जाती है। उस समय शासक कौन रहते हैं? जहांगीर। तो ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पे पहुंचते हैं। 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर से ये मिलते हैं और सूरत में बसने के लिए आज्ञा मांगते हैं, परंतु स्थानीय विरोध के कारण ये आज्ञा नहीं मिल पाती। कुछ हद तक मिलती है, फिर इन्हें मना कर दिया जाता है। फारसी और मुगल तहजीब, ये काफी जानकार व्यक्ति रहते हैं, इनको फारसी का नॉलेज, मुगल भाषा का नॉलेज होता है, तुर्की भाषा का नॉलेज होता है, इसलिए इनसे जहांगीर बहुत प्रभावित होते हैं और उनको 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। 1613 में एक फरमान जारी, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी। यानी पहली बार अंग्रेज का व्यापारिक कोठी अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में खुलता है 1611 में, परंतु अस्थायी रूप से जहांगीर के द्वारा 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत दे दिया जाता है। 1615 में पुनः जेम्स प्रथम जो है अपना दूत एक भेजता है, सर थॉमस रो, ये भी अपना अलग अलग जगह फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अधिकार पत्र जहांगीर से प्राप्त करते हैं। 1611 में अंग्रेज ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में वही अस्थायी कंपनी जो 1611 में खोला था उसी का यहाँ पे जिक्र है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज ने एक सुनहला फरमान प्राप्त किया, इम्पोर्टेंट है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान रहते हैं, वो सुनहला फरमान देते हैं जिसमें उनके द्वारा बताया जाता है कि अगर आप 500 पैगोडा सालाना दीजिएगा तो गोलकुंडा राज्य के जो भी बंदरगाह है वहां से आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। इससे अंग्रेज को बहुत ही फायदा होता है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के बीच शादी होता है। इस शादी में पुर्तगाली के द्वारा बम्बई जो है वो दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट किया जाता है और चार्ल्स जो है 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले में इसको कंपनी को दे देते हैं। इस तरह से जो पहले सूरत अंग्रेज का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बाद में यह बम्बई में शिफ्ट हो जाता है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। यानी 1639 में फ्रांसिस डे चंदगिरी के राजा से मद्रास में कुछ जमीन लेता है और वहां पे एक किला बनाता है जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। इसी बीच सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर मिलाकर के कोलकाता का निर्माण किया जाता है जिसके संस्थापक जॉब चौर्नक को कहा जाता है और यहीं पे फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद अंग्रेज के बाद भारत में डेनिस का आगमन होता है। डेनिस 1616 में आगमन होता है, 1616 में ही अपनी फैक्ट्री का स्थापना करता है और 1620 में
ट्रैंकोबार में ये अपना कोठी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। कंपनी 1616 में खुलता है, लेकिन कोठी अथवा फैक्ट्री का स्थापना 1620 में ट्रैंकोबार में होता है। वहीं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 में बंगाल के सीरमपुर में स्थापित करता है। 1745 ये ज्यादा दिन भारत में नहीं रहते हैं और भारत में ये विशेष अभिरुचि भी नहीं रखते हैं। 1745 में अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेज को बेच देता है और भारत से चले जाते हैं। इसके बाद आता है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उस समय वहां के सम्राट लुई 14वां थे और उनके मंत्री कोलवर्ट थे। कोलवर्ट जो थे ये मुख्य रूप से इसकी स्थापना करते हैं। इस कंपनी का मूल नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल था। फ्रांसीसी कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1668 में फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित करा जाता है। वहीं दूसरी फैक्ट्री मरकारा के द्वारा मसूलीपट्टनम में 1669 में स्थापित किया जाता है। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन है और वेलांग द लेस्पिने, ये दोनों मिलकर के मुस्लिम सूबेदार शेर खा लोदी है उनसे एक गांव प्राप्त करते हैं और फ्रांसीसी बस्ती स्थापित करते हैं और बाद में जिसका नाम पांडिचेरी रखा जाता है। भारत में फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। बंगाल के क्षेत्र में इनकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर बंगाल के क्षेत्र में प्रथम फैक्ट्री था। माफ कीजिए, प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर था जो 1690 से 92 ईस्वी में स्थापित थी। बंगाल के क्षेत्र में इनकी प्रमुख फैक्ट्री कहा था, चंद्रनगर था। वहीं पुर्तगाली हुगली से संबंधित है, चिंसुरा का किला अथवा गुस्ताविस फोर्ट किससे संबंधित है, डच से संबंधित है। बाद में ये पांडिचेरी पर अलग अलग यूरोपियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। अलग अलग अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक का युद्ध होता है। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से लेकर 48 में होता है। यह कर्नाटक का युद्ध का कारण होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के जो यूरोप में चल रहा था, परंतु तत्कालिक कारण क्या होता है तो अंग्रेजी नौसेना जो है वो कुछ फ्रांसीसी जलपोत को जब्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी जो है मद्रास पे आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है। परंतु बाद में एला टपल की संधि 1748 में होती है और ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है और मद्रास जो है वो वापस लौटा दिया जाता है अंग्रेज को। इसके फलस्वरूप पुनः कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है जो 1749 से लेकर के 54 में होता है। यह इसका कारण होता है कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के। इस युद्ध में विशेष होता है अंबूर का युद्ध जो कि 1749 में अंबूर का युद्ध होता है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस युद्ध में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अर्काट प्रकरण, जिसको तिरुचिरापल्ली का घेरा या अर्काट प्रकरण कहा जाता है। इसमें पुनः पांडिचेरी की संधि 1755 में हो जाती है और यह भी युद्ध समाप्त हो जाता है। यह भी युद्ध अनिश्चित रहता है, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध होती है। कर्नाटक की तीसरा युद्ध 1758 से 63 में चलता है। यह सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था जो कि 1756 में यूरोप में शुरुआत हुआ था। इस युद्ध में विशेष रूप से एक वांडीवास की लड़ाई होती है 1760 में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट करते हैं। वहीं पे काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करते हैं और ये काउंट डी लाली की हार हो जाती है। फलस्वरूप 1763 में पेरिस की संधि होती है और पेरिस के संधि के बाद फ्रांसीसी जो रहते हैं वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार कार्य करने लगते हैं। इस प्रथम चैप्टर यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जिसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक, यानी 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था तो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में ही डच सबसे पहले भारत में आया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया था। अर्थात ये भी एक फैक्ट है कि पांडिचेरी को अंग्रेज भी छीनते हैं, डच भी छीनते हैं, पुर्तगाली भी छीनते हैं, सभी छीनते हैं। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा 1763 वांडीवास के युद्ध के बाद से 1763 में पेरिस की संधि हुई थी और उसमें फ्रांसीसियों को चंद्रनगर छोड़कर सिर्फ अन्य प्रदेश फ्रांसीसी को मिल गया था, परंतु चंद्रनगर जो है वो अंग्रेज अपने पास रख लिया था। 1698 में औरंगजेब के दरबार में एक ब्रिटिश कंपनी का दूत विलियम नॉरिस आया था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध किए थे, वहीं पर यह भारत में विवाह नीति लाए थे और बोले थे पुर्तगालियों को कि अधिक से अधिक
भारतीय महिला से शादी करो। 1805 में अंग्रेज ने डचों को चिंसूरा व मलक्का के बदले सुमात्रा द्वीप देकर भारत पर उनका प्रभाव समाप्त कर दिया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर का घेरा डाला था। अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। वही फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो काउंट डी लाली कर रहे थे। वही अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयरकुट कर रहे थे। जीत किसकी होती है? तो अंग्रेज की जीत होती है। इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि होती है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाल करता था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है? 1599 में कंपनी का स्थापना होता है। 1600 में अधिकार पत्र महारानी से मिलता है। तो उस समय किसका शासन काल था भारत में? तो उस समय मुगल शासन चल रहा था और अकबर का शासन काल था। वहीं पहली फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? तो 1613 में। और उस समय किसका शासन काल था? तो उस समय जहांगीर का शासन काल। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए, जो 1505 से लेकर के 1509 तक भारत में वायसराय रहे। वहीं अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पे हराया था? तो थॉमस बेस्ट जो थे वो पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पे हराए थे। इस तरह से हम लोग प्रथम चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन आज समाप्त कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।